नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक और वीडियो के ऊपर रिएक्शन देंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये कृष्णमूर्ति की वीडियो है, जे कृष्णमूर्ति की। और इस वीडियो का टाइटल है ऑब्जर्व विदाउट वर्ड्स। हम सीखेंगे कि ऑब्जर्व कैसे किया जाता है विदाउट वर्ड्स, या ये एक और तरीका है कृष्णमूर्ति का बताने का कि हाउ ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड या कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए किसी वीडियो के ऊपर डिस्कशन करूं, रिएक्शन दूं, तो आप उसका टाइटल और चैनल का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। Can we observe, doesn't matter what it is, without the word, without the naming, without the remembrance? You understand? Can you do it? To look at your friend or your wife or your whatever it is, to observe the person without the word, my wife, my friend, we belong to the same little group. Without any of that, to observe, which is कृष्णमूर्ति की बात में एक छुपी हुई बात और है जो वो यूजुअली कहते नहीं है, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा ज़रूर करना चाहूँगा। जो वो कह रहे हैं कि कैन यू डू इट, कैन यू ऑब्जर्व विदाउट वर्ड, कैन यू लुक एट योर वाइफ, योर फ्रेंड विदाउट नेमिंग इट। तो वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि क्या आप मुझे बिना नाम दिए सुन सकते हो, यानी स्पीकर को। यूजुअली जो जे कृष्णमूर्ति अपने आप को स्पीकर कह के संबोधित करते थे कि वट एवर स्पीकर इज सेइंग कैन यू ऑब्जर्व इट, कैन यू फॉलो दिस। तो क्या आप जे कृष्णमूर्ति को भी बिना नाम दिए एज अ पर्सन आप सुन सकते हो, बिना किसी अथॉरिटी के? बिना कहने का मतलब ये है कि बिना ये देखे कि जे कृष्णमूर्ति जैसा कोई महान विचारक, कोई महान संबोधक या कोई महान एनलाइटन मास्टर कुछ बोल रहा है। क्योंकि जे कृष्णमूर्ति को भी लोग बहुत आदरणीय नज़रों से देखते हैं, तो एक अथॉरिटी का भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है लोगों के मन में। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि क्या आप मुझे भी विदाउट वर्ड, विदाउट किसी अथॉरिटी के, क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप मेरी तरफ भी इस तरह देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट वर्ड, जो मैं कह रहा हूं? क्योंकि कृष्णमूर्ति की बातों को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। not observe through remembrance. बेसिकली तो नॉट थ्रू मेमोरी। Can you do it? Can we do that? वो Have you क्वेश्चन ever की तरह। directly tried it? Now as you're sitting there, can we do it together? That is, not only look at the person without name, without time and remembrance, and also at ourselves. You understand? The image that we have built about ourselves, the image which we have built about the other, to look at that image without any, as though you're looking at it for the first time, looking at a rose for the first time. Will you do that? That is to learn to look
Learn to observe. लर्न टू लुक या लर्न टू ऑब्जर्व, जैसे वो कह रहे हैं कि देखने की, यही देखने की असली कला है। क्या है देखने की असली कला? बिना नाम के देखना, बिना नाम दिए देखना। क्या आप ये कर सकते हैं? ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे फोर्स नहीं करना चाहते, तो इसे वो एक प्रश्न के रूप में, एक सवाल के रूप में आपके सामने रखते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी डू दैट, कैन यू डू दैट? कि देखिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो इस बात को फोर्स नहीं करना चाहते, एक अथॉरिटी की तरह नहीं कहना चाहते। तो वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम बिना शब्दों के ऑब्जर्व करें, बिना चीज को नाम दिए देखें। यही है देखने की कला। और बिना नाम दिए देखने का मतलब क्या है? बिना जजमेंट के देखना, बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। जब भी आप किसी चीज की, किसी घटना की या किसी वस्तु की तरफ आप देखें, तो उसे बिना नाम दिए देखें, बिना ये कहे कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिना अपने माइंड में उसे, जब आप बिना अपने माइंड में नाम दिए, बिना अच्छा बुरा कहे किसी भी चीज की तरफ या किसी घटना की तरफ देखते हैं, तो पहली बार आप उसे सही मायनों में देख रहे होते हैं, पहली बार आप उसे सही मायनों में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। यही है ऑब्जर्व करने की असली कला, बिना नाम दिए। यही है देखने की असली कला, बिना नाम दिए। सो कैन यू डू दैट? क्या आप ये कर सकते हैं? पहले ये आप बाहर की चीजों के साथ कीजिए, यानी क्या आप एक पेड़ को बिना पेड़ बोले देख सकते हैं उसकी तरफ? उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बिना ये देखे सिर्फ क्या आप देख सकते हैं बिना कोई नाम दिए? अगर आप बाहर ये करने में सक्षम हो जाएं, फिर ये आप अपने अंदर कीजिए, अपने अंदर की दुनिया पे इसे अप्लाई कीजिए, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर इसे अप्लाई कीजिए। अपने थॉट्स को सिर्फ देखिए बिना नाम दिए, बिना अच्छा या बुरा कहे। अपने इमोशंस को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए बिना अच्छा या बुरा कहे कि ये अच्छा है या बुरा है, बिना रिमेम्बरेंस के। एक और शब्द कृष्णमूर्ति ने यूज किया था, बिना रिमेम्बरेंस के। रिमेम्बरेंस भी किसके थ्रू आती है? वर्ड्स के थ्रू ही आती है। वो लेबल आप पुरानी याद से, पुरानी मेमोरी से मैच करके आप तुरंत ये बताना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो बिना अच्छा बुरा कहे, बिना हाई या लो के, बिना सही या गलत के, क्या आप सिर्फ देख सकते हैं? सवाल ये है। This quality without all the operation of thought. Don't say it's not possible. So it's like going to a professor, not knowing your subject, his subject, but you want to learn from him. I'm not your professor. You want to learn from him. So you go to him and listen. You don't say, I know something about it, or you're wrong, or you're right, or I don't like your look. You listen. You find out. And as you begin to listen sensitively, with awareness, you begin to discover whether it is a phony professor with a lot of words, or a professor that has really gone into the depth of himself. You understand? Now can we together so listen and observe without the word, without remembrance, without all the movement of thought, which means complete attention. Right? Attention not from a center to attain, but
attention which has no center. Of course, if you have a center from which you are attending, that's merely a form of concentration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना। क्या क्या बोला कृष्णमूर्ति ने यहाँ पर कि जब आप ऑब्जर्वेशन या अटेंशन की प्रक्रिया में हैं तो सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटर का मतलब है अगर कोई सेंटर आ गया, देखने वाला आ गया, अगर सेंटर का मतलब ये है नाम देने वाला अगर आ गया, जब वो जैसे वो बोल रहे हैं कि सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए, नॉट अटेंडिंग फ्रॉम अ सेंटर, तो उस सेंटर से मतलब ये है वो सेंटर क्या कर रहा है, वो आपके माइंड का सेंटर है जो नाम देने का काम कर रहा है। ऐसा कोई सेंटर आपके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए जो नाम देना शुरू कर दे चीजों को, क्योंकि सारे नाम नकली हैं, सारे नाम मैन मेड है चीजों का, परिस्थितियों का। असली लाइफ का असल में कोई नाम नहीं है। वर्ड सिर्फ हमने अपनी सहूलियतों के लिए बनाए हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने शब्दों की इजाद की है, लेकिन असली में शब्दों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वर्ड्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कोई सेंटर नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर आया तो ऑब्जर्वर आ जाएगा, और ऑब्जर्वर आया तो फिर वो क्या करेगा, एक ऑब्जर्व्ड भी क्रिएट कर देगा। और थिंकिंग की प्रक्रिया, क्योंकि यही ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड आते ही, या थिंकर और थॉट आते ही, थिंकर आया तो थॉट अपने आप आ जाएगा, या थॉट आया तो थिंकर आ जाएगा अपने आप। बिकॉज देयर इज थॉट, यू आर अ थिंकर। तो थॉट आते ही थिंकर आ जाएगा, ऑब्जर्वर आते ही ऑब्जर्व्ड आ जाएगा, और डुअलिटी क्रिएट हो जाएगी और थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि यही सोचने का, ये जो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, थिंकर और थॉट, यही सोचने का तरीका है माइंड का। वो बिना थिंकर और थॉट में तोड़े सोच नहीं सकता। तो जैसे ही थिंकर और थॉट टूट गए, लेबलिंग स्टार्ट हो गई और माइंड ने सोचना शुरू कर दिया। फिर आप बिना वर्ड्स के नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर एक सेंटर क्रिएट हो चुका है जहां से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो फिर आप कंप्लीट नहीं देख पाएंगे चीज़ों को। फिर क्या होगा, हमेशा एक पर्सपेक्टिव के, एक फिल्टर के अंडर आप चीज़ों को देखेंगे, एक फिल्टर के थ्रू आप चीज़ों को देखेंगे कि ये अच्छी है या बुरी है, ये महान है या निम्न है, महान स्तर की है या निम्न स्तर की है, ये खराब है या सही है, गुड और इविल, और वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, तो विदाउट सेंटर। But if there is no center, but you are attending, which means you are giving your complete attention. Without words, which means without words. In that attention, there is no time. Which means there is no thought. I want to see this. If you can see this. I'm listening. Suppose I'm listening to you. You're telling me a story. Story which is a story of myself, a story of mankind. You're telling me that story, and I'm listening to you because I don't know anything about it. But as I am listening not only to what you are saying verbally to communicate what you think, but in that very sensitive attention to listening, I am not only listening to the words, but I've gone beyond the words. I'm capturing the depth of the meaning of what he's saying. You understand? Are we doing this? ये होता है तब जब आप बिना वर्ड्स को सुनते हो। Look, many of you, unfortunately or fortunately,
I've heard this speaker for many years. जैसे ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको फियर से इसको समझने में, फियर नहीं, एंगर से इसको समझने में आसानी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान उनके गुस्से के ऊपर होता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम जब आदमी गुस्सा करता है तो गुस्से की वजह कुछ और ही होती है। हम इस पे ध्यान इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि ज़्यादातर टाइम हमारा जो ध्यान होता है वो रिएक्शन के ऊपर होता है। हम रिएक्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। किसी ने अगर हमसे गुस्से में बात की तो हमें ये ख्याल ही नहीं आता कि हम ये पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर ये आदमी का मूड खराब क्यों है, ये क्यों गुस्सा कर रहा है। हो सकता है किसी और बात पे गुस्सा कर रहा है, किसी और वजह से इसका मूड खराब है। क्योंकि उसने हमारे ऊपर गुस्सा किया और हमें बुरा लग गया तो हम तुरंत पलट के रिएक्शन दे देते हैं उस गुस्से का। हम कभी ये सवाल नहीं पूछते कि क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है, क्यों आप इतने गुस्से में हो। और अगर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि 100 में से 90-95% अगर आप पलट के कभी आपके ऊपर कोई गुस्सा करे और आप होश में रह पाएं और सामने वाले से ये सवाल करें कि क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है, तो आपको पता चलेगा कि 90-95% ये होगा कि गुस्से की वजह कुछ और ही निकलेगी, किसी और बात पे अगले आदमी का मूड खराब होगा। लेकिन हम इतना कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ऊपर, इतना हम होश में नहीं रह पाते कि हम ये चीज देख पाए कि सामने वाले का मूड खराब क्यों है। आप देखना इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके। ज्यादातर केस में अगर आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपके फादर, आपका फ्रेंड अगर आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है और आप उससे अगर आप थोड़ा शांत रह पाए और आप उससे पूछें कि भाई क्या बात है, आपका मूड क्यों खराब है, तो आपको पता चलेगा कि गुस्से की असली वजह कुछ और ही है, वो बस गुस्सा निकल आपके ऊपर रहा है। और जैसे ही आपको असली वजह पता चलेगी तो आप फिर वैसे रिएक्ट कर ही नहीं पाएंगे जैसा आप यूजुअल रिस्पॉन्स में करते। यूजुअल रिस्पॉन्स क्या होता है कि किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया और भड़बड़ा के पलटवार में आपने भी गुस्सा कर दिया, क्योंकि रिएक्शन देने की हमें आदत हो चुकी है। हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्सिव नहीं है, हम रिएक्टिव हैं। किसी ने हमें कुछ किया, हमारे साथ कुछ किया, इट्स लाइक किसी ने बटन दबा दिया, जैसे बटन दबाया और लाइट ऑन हो गई, वैसे ही अभी हम हैं कि किसी ने गुस्से का स्विच प्रेस किया और गुस्सा ऑन हो गया। And you see, this breaking the program of the brain has not come about. And you repeat that statement over year after year, it hasn't come about. Is it because, please listen, is it because you want to attain, become, have that state of my brain in which the pattern has been broken? You follow? That is, you have listened, it has not come about, and you are hoping it will come about, which is another form of becoming. Right? तो बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या होता क्या है, कि वो यही बता रहे हैं कि बहुत लोग जो हैं वो अलग अलग लोगों को या मुझे भी कई सालों से सुन रहे हैं और वो एक पैटर्न में फंसे हुए हैं कि वो होप करते हैं कि वो एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, उसे ब्रेक कर पाएंगे कैसे, कि वो एक पैटर्न में फंसे हुए हैं, वो सुनेंगे, मुझे सुनेंगे या किसी और को सुनेंगे, और सुनते सुनते क्या होगा, एक टाइम के बाद वो उस पैटर्न से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बिकमिंग। और वो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, होता कुछ है नहीं। वो इस होप के साथ, पहले ही इस होप के, वो सुनते नहीं है, वो बेसिकली करते क्या है, वो एक होप बना के पहले से ही ले आते हैं कि मैं इस आदमी को सुनूंगा, ये बड़ा महान इंसान है, ये मेरे दर्द की दवाई मुझे देगा, मेरे दुख से मुझे बाहर निकालेगा, मैं इसे सुनूंगा और इसकी बातों को फॉलो करके मैं एक डिफरेंट स्टेट में, कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाऊंगा। ये क्या है, होप से पहले एक होप थी, फिर आपने एक और होप को जन्म दे दिया।
लेकिन आप आदमी ये नहीं देख पाता कि मैं फिर से उसी साइकिल के अंदर फंस गया आके, माइंड की उसी चाल में मैं फिर से फंस गया, होप की चाल, जो किससे क्रिएट हो रही है, वर्ड्स के थ्रू क्रिएट हो रही है। आपने एक्चुअल में आप उस आदमी के पास गए भी, लेकिन आपने उस आदमी को सुना तो है ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही एक होप लेके गए थे, एक एक्सपेक्टेशन लेके गए। होप मीन्स एक्सपेक्टेशन। आप पहले से ही एक प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशन के साथ उसके पास गए थे, और उस आदमी ने जो अभी बोला वो आपने सुना ही नहीं, सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन को पकड़े रखा और ये उम्मीद लगाई कि मैं इस सर्टेन कंडीशन से बाहर आ जाऊंगा एक टाइम के बाद। और एक और, उस आदमी के पास आप पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे, और जब आप लौटे तो एक और नई एक्सपेक्टेशन आपके पास थी, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ बिकमिंग, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ ट्रैपिंग इनटू अ ट्रैप ऑफ टाइम। देखिए, इसे देखने की कोशिश कीजिए, अगर आप इसे देख पाए तो। यही हो रहा है ज्यादातर लोगों के पास साथ। So you're still in conflict. स्टिल यही होता है। लोग 20-20 साल से, 40-40 साल से गुरुज को सुने जा रहे हैं, लेकिन वो इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। वो इसी चीज को समझ नहीं पा रहे कि वो फिर से इसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि वो जो डुअलिटी है कुछ और हो जाने की, वो जो ऑपोजिट थॉट है वो खड़ा ही रहता है, क्योंकि जो है आप उसके साथ रहना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को स्टेबल करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो जो प्रॉब्लम है उसके साथ रहना पड़ेगा ना। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एंगर है, एनवी है, फियर है, जेलसी है, जो भी है, आप उसके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन आप सोचते हैं कि किसी को सुन के मैं इस एंगर, एनवी, जेलसी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनसे मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा और मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, या मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। अगर आप उसके साथ नहीं रहेंगे, आप अपने, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने डर के साथ नहीं रहने को तैयार हैं, तो आप उसे समझ नहीं सकते। आप समझ नहीं सकते तो उससे बच भी नहीं सकते, उसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यही सारा कॉन्फ्लिक्ट है कि प्रॉब्लम शुरू और खत्म इसी चीज के साथ हो रही है, शुरुआत भी इसी चीज से हो रही है कि जो है आप उसके साथ रहने को तैयार नहीं है, इसीलिए आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। And you say, well, you brushed me aside, or say, I won't come here anymore because I haven't got what I want. I want that, but haven't got it. So the wanting is the becoming. Wonderful to see all this. Wanting is the becoming. The desire to be something is the beginning of conflict. वो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि डिजायर टू बी समथिंग इज द स्टार्टिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स यू आर नॉट रेडी टू स्टे विद व्हाट इज। जो है आप उसके साथ रहने को तैयार नहीं है, और जैसे ही आप ये डिजायर बनाएंगे कि मुझे कुछ और, जो मैं अभी हूं, मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं रहना चाहता, मैं बहादुर बनना चाहता हूं, आपने कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कर दी। सच्चाई क्या है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन आप उस डर के साथ नहीं रहना चाहते, आप बहादुर बनना चाहते हैं, फियरलेस बनना चाहते हैं। सच्चाई क्या है कि आप डरे हुए हैं, लेकिन माइंड में आपने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया कि मुझे फियरलेस बनना है। वो फियरलेस एक धोखा है, वो फियरलेस ही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। वो फियरलेस ही आपको टाइम में फंसाता है, सच्चाई से दूर लेके जाता है। फियरलेस होने का राज फियर के अंदर छिपा है। तो जो आप हैं उसे छोड़ के अगर आप भागेंगे, कुछ और होने की कोशिश करेंगे, तो जो है उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। And that desire is part of the programmed brain. And we are saying to break that pattern,
observe without the movement of time thought. Without word, basically. Sounds very simple. But see the logic of it, the reason, the sanity of it. Not because the speaker says so, it is said. इंडिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि स्पीकर ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसलिए मत मान लेना. सी, ट्राई टू सी दिस, देखने की कोशिश करो इसे. इसलिए मत देखो कि किसी अथॉरिटी की वजह से आ रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, स्पीकर ऐसा बोल रहा है. बट देखो इसके पागलपन को देखने की कोशिश करो, इस मैकेनिकल थिंकिंग को देखने की कोशिश करो, ब्रेन की इस थिंकिंग की हैबिट को देखने की कोशिश करो. So, one must exercise the capacity to be logic, rational, and know its limitation. Because rational thinking, rational observation is still part of thought. And knowing that thought is limited, be aware of that limitation and don't push it further. Because it will still be limited however far you go. थॉट के साथ एक मज़े की बात यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा, वो वही बोल रहे हैं, लिमिटेशन की बात जो कर रहे हैं, कि अगर आप लॉजिक को भी एक लिमिट से, कि लॉजिक की लिमिट को जानने की कोशिश करो. लॉजिक की भी एक लिमिट है. अगर आप उसके बियॉन्ड जाना चाहते हो तो बिना लॉजिक की लिमिट को जाने आप नहीं जा सकते. थॉट के बियॉन्ड जाने के लिए आपको थॉट की लिमिट देखनी ही पड़ेगी, तभी आप थॉट के बियॉन्ड जा सकते हो. वरना तो आप ज़रूरत से ज़्यादा रैशनलाइज होने के चक्कर में, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम लॉजिक को स्ट्रेच करते हैं ना, तो वो चीज़ बड़ी अजीब हो जाती है, अब्सर्ड हो जाती है. लॉजिक एक समय के बाद चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता. साइंटिस्ट इस चीज़ों में बहुत पड़ जाते हैं, जो लोग भी कॉस्मोलॉजी के ऊपर या फिलॉसफी में या साइकोलॉजी में काम करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं, खास तौर पे वो लोग जो कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश करते हैं, वो एक टाइम के बाद इस चीज़ में इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते हैं, कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस करते हैं कि वो एक टाइम के बाद चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. वो कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते. उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि वर्ड्स छोटे पड़ जाते हैं. वहाँ पे लिमिटेशन समझने में. जो भी नए नए ताज़े जो एथिस्ट बने होते हैं ना, या जो रैशनलिस्ट बने होते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, रैशनलाइज करने में. लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ दी है, वो आपको बताएंगे वर्ड्स की लिमिटेशन क्या होती है. कि एक समय के बाद वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली कि जहां पर आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स नहीं मिल रहे, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिल रहे, क्योंकि वो इनफ डेप्थ में पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो चीज़ों को समझते डेप्थ के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. वहां पर लॉजिक की बाउंड्री आ जाती है. और अगर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना अजीब हो जाता है कि उसे रैशनल माइंड और लोगों का रैशनल माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता. इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप पाएं कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसे ऐसे ही छोड़ दें, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें. जिस चीज़ को नहीं कहा जा सकता उसे कहने की कोशिश ना करें फिर. इसलिए एक समय के बाद आके बुद्ध चुप हो जाते हैं, एक समय के बाद आके कृष्णमूर्ति चुप हो जाते हैं, एक समय के बाद आके वेद भी चुप हो जाते हैं, उपनिषद भी चुप हो जाते हैं. वो कह देते हैं कि
ऋग्वेद में एक वर्स है, बड़ा फेमस वर्स है, आप लोगों ने आजकल इंटरनेट पे भी बड़ा चलता सुना होगा कि कौन जाने इस यूनिवर्स को किसने बनाया है। जिसने बनाया है पता नहीं उसे भी पता है कि नहीं पता कि किसने बनाया। ये स्टेटमेंट इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये अपने आप में बताता है कि बंदा डेप्थ में जाते 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 उस लेवल पे पहुंच चुका है, उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुका है जहां पर चीजों को रैशनली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हास्य का पात्र बन जाएंगे, हंसी का पात्र बन जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इसलिए कृष्णमूर्ति लॉजिक की बाउंड्री को कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करते एक समय के बाद, क्योंकि कृष्णमूर्ति बुद्ध जैसे हैं। बुद्ध ने भी कभी भी लॉजिक की बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? ऐसा नहीं है कि बुद्ध को चीजें नहीं समझ में आती हैं, कृष्णमूर्ति को चीजें नहीं समझ में आती, नहीं, जिनसे वो बोल रहे हैं उनके समझने की एक सीमा है। अगर सीमा के पार आप जा पाए तो आप अपने आप समझ लेंगे, फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा। कृष्ण ना बुद्ध को समझाना पड़ेगा, ना कृष्णमूर्ति को समझाने की जरूरत है। कृष्णमूर्ति आपको वहां ले आना चाहते हैं, वहां लाकर खड़े कर देना चाहते हैं जहां से फिर आगे वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। वहां चीजें समझ में तो आती हैं लेकिन सिर्फ आपको समझ में आएंगी, आप किसी और को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे उसे, क्योंकि चीजें वहां लॉजिक के बियॉन्ड हो जाती हैं। Whereas if you say now, can I observe a rose, a flower, without the word, without the color, just look at it. Just look at it. That looks brings about great sensitivity, breaks down this sense of heaviness of the brain. And gives extraordinary vitality, because thought has its own energy through conflict, obviously. But there is a totally different kind of energy when there is pure perception, which is not related to thought type. लास्ट में जो कृष्णमूर्ति ने कहा वो भी वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वो एक और वो लॉजिक की बाउंड्री के बाहर जाते जाते वापस लॉजिक में आ गए कि क्या होता क्या है जब आप चीजों को बिना वर्ड्स के देखते हैं। वो एक ब्रेन को एक वाइटैलिटी देती है, एक जीवंत ऊर्जा देती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की अपनी एक एनर्जी है जो माइंड की एनर्जी को सक करती है, खींचती है। जब आप 24 घंटे सोचते रहते हैं तो उसमें आपके माइंड में एक हैवीनेस पैदा हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि माइंड की एनर्जी ड्रेन हो रही है। लेकिन अगर आप ये कर पाए कि आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाए विदाउट वर्ड्स, तो देखेंगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती, उसमें एक सेंस ऑफ वाइटैलिटी होता है, आपकी ऊर्जा इंटैक्ट रहती है, इनफैक्ट बढ़ती है। आपका माइंड फ्रेश फील करता है उसके अंदर, जैसे सो के उठाओ, जैसे जो एनर्जी आप सो के उठने के बाद यूज करते हैं, महसूस करते हैं, यूज नहीं करते सॉरी, जो एनर्जी आप सो के उठने के बाद जो महसूस करते हैं, वही ताजगी, वही फ्रेशनेस आपको विदाउट वर्ड्स के ऑब्जर्वेशन में मिलती है। ओके, तो आई थिंक काफी लंबा डिस्कशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करता हूं। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को। मैं उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।